हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आ गई हूँ आपके लिए विकास वाला चैप्टर लेकर, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका विकास कैसे हुआ है। और उसका आज हम लेकर आए हैं L5, जो कि हमारा चैप्टर है एवोल्यूशन। क्लास 12th का ये चैप्टर है और बढ़िया सा चैप्टर है, क्योंकि कहीं कुछ हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जो चैप्टर फ्लो है वो आपको पता ही है। आज का जो लेक्चर फ्लो है वो छोटा सा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जैव विकास के प्रमाण क्या है, कि हम कहते हैं विकास हुआ है ना, वो राजनेताओं की तरह कि विकास हुआ है, लेकिन विकास के प्रमाण क्या है। तो वो विकास के प्रमाण जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि फॉसिल क्षेत्र से जो हमें प्रमाण मिलते हैं वो काफी प्रमाण है हमारे पास। हम जो है वो पॉलिटिक्स की तरह नहीं है कि हमारा विकास हुआ है। हम प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कि कैसे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि विकास हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं जैव विकास के प्रमाण है क्या, जिसे हम कह रहे हैं कि एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, कि हमारे पास क्या प्रूफ है कि एवोल्यूशन हुआ है। तो इसके बहुत सारे हमारे पास जो वैज्ञानिक हैं वो लगे पड़े हैं ये देखने में कि कैसे कैसे विकास हुआ है, किस तरह से हुआ है और हमारे पास क्या क्या प्रूफ है, जिसको आप थोड़ा पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं। जैसे कि आप कनेक्टिव लिंक के बारे में पढ़ के आए हुए हैं, फॉसिल्स के बारे में पढ़ के आए हुए हैं। उसके अलावा कुछ हम वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि जो हमारे अवशेषी अंग है उनके बारे में पढ़ के आए हुए हैं। तो क्या है ये एविडेंस जो हमें बताते हैं, जो एक एनिमल को, पुराने वाले एनिमल को नए वाले एनिमल से कनेक्ट करके बताते हैं कि ये, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि एम्फीबिया है, जैसे मेंढक है, मेंढक से पक्षी रेप्टाइल्स बने हैं, पक्षी नहीं, मेंढक से रेप्टाइल्स बने। तो हमारे पास क्या प्रूफ है इसका कि मेंढक से ही सांप बने हैं या मेंढक से ही गिरगिट बना है, इसकी क्या आपको जो है एविडेंस है। तो वो एविडेंस देना चाहते हैं। तो बहुत सारे एविडेंस है हमारे पास, कमी नहीं है एविडेंस की। देखते हैं क्या क्या एविडेंस है। जैव विकास के प्रमाण के रूप में निम्न प्रकार के साक्ष्यों को प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या क्या है वो साक्ष्य, उसमें से हम आज एक पढ़ेंगे। सबसे पहला है फॉसिल या पूरा जीव क्षेत्र से प्रमाण, या जिनको हम क्या बोलते हैं पैलेंटोलॉजी, यानी कि जो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, किसी ने मम्मी पिक्चर देखी है क्या, द मम्मी है ना, उसमें वो जो लेडी होती है वो गुफाओं के अंदर जाके ब्रश ले लेके ऐसे साफ करती रहती है, पुरानी चीजें ढूंढती है। तो इनको पुरानी चीजों का बड़ा शौक होता है। तो ऐसी विज्ञान की यह शाखा है जिसमें फॉसिल्स को ढूंढा जाता है, या पुरातत्विक विभाग जिसको कहते हैं, ऐसी चीजों को ढूंढा जाता है जो बहुत साल पुरानी होती है, ताकि हमें विकास का क्रम पता चले, ऐसा पता चले कि पुराने जमाने में क्या होता था। जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता हमने खुदाई में ही प्राप्त की है, जिससे हमें पता चला बहुत सारी चीजें कि कैसे कैसे वहां पर क्या होता था, कैसे बर्तन मिलते थे, कैसे लोग रहते थे। तो वही या तो फॉसिल्स, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सभ्यता नहीं खोजेंगे, यहाँ पे हम जीवों का कनेक्शन खोजने वाले हैं। तो फॉसिल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम थोड़ा सा अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास है तुलनात्मक शारीरिकी व आकारिकी से प्रमाण, जिसको हम एविडेंस ऑफ कंपैरेटिव एनालॉजी एंड एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी वही क्लास 11th, एनाटॉमी क्या होती है, किसी जीव की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो हम उसे एनाटॉमी या कहते हैं शारीरिकी, ठीक है। और आकारिकी, जब हम उसके आकारों से उसका कंपैरिजन करते हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं, मॉर्फोलॉजी, के बाहरी रूप से कैसा दिखता है या दिखता होगा, ऐसी कल्पनाएं करते हैं। तो दूसरा हमारे पास ये एविडेंस है जिसे हम देखेंगे। तीसरा है जैव रासायनिक प्रमाण, यानी कि केमिकल रूप से हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस है जिसे हम देखेंगे जो रासायनिक रूप से हमें ये बताते हैं कि कैसे विकास हुआ होगा। और चौथा है जैव भौगोलिक प्रमाण, कि इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं वो कैसे उत्पन्न हुए होंगे, और उत्पन्न हुए हैं तो उनका विकास कैसे हुआ होगा। और कई ऐसे जीव हैं जो यहाँ भी पाए जाते हैं, इंडिया में भी, और फॉरेन में भी पाए जाते हैं। तो ये क्या कनेक्शन है, इतनी दूरी के बावजूद क्या कनेक्शन है, वो भी हम देखेंगे। और सबसे लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, भ्रूणिकी से प्रमाण, यानी कि एम्ब्रियोलॉजिकल हमारे पास एविडेंस है कि हमारे एम्ब्रियो क्या समानता दिखाते हैं, जो आपने थोड़ा सा वही क्लास 11th में जब आपने क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, और अभी 11th वाले बच्चे पढ़ रहे हैं जो एनिमल किंगडम, उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती है। तो हम धीरे धीरे इन सबको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, क्या क्या हमारे पास एविडेंस है। तो सबसे पहला एविडेंस जो हमारे पास आता है वो आता है फॉसिल या पूरा जीव विज्ञान क्षेत्र से प्रमाण।
ठीक है, यानी कि फॉसिल्स या पैलेंटोलॉजी के जो हमारे पास प्रमाण है, जो मैंने समझाया। क्या है फॉसिल्स? तो देखो, पुराने जैसे जैसे अर्थ का टाइम निकलता है, अर्थ की जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट का मतलब अर्थ की भाई 3 लेयर होती है ना, ऊपर वाली जो होती है वो क्रस्ट कहते हैं मुझे से, है ना, परपट्टी कहते हैं हिंदी में। उसके बाद हमारे पास मेंटल आता है और सबसे बीच वाला जो है वो मैग्ना यानी कि कोर कहलाता है। तो जैसे जैसे अर्थ पुरानी होती है उस पर लेयर पे लेयर जमती जाती है, मिट्टी की जमती है। आपने नॉर्मली भी देखा होगा, अगर आपके घर के आसपास की मिट्टी की लेयर्स जो है वो जमती जाती है। आप भी अपने घर में 4 दिन जो है अगर सफाई नहीं करोगे तो मिट्टी जमती है ना, यस, ऐसे ही अर्थ पे भी जमती जाती है। तो जैसे जैसे अर्थ पुरानी हुई होगी, अच्छी डेवलप होने के बाद, मतलब जीव की उत्पत्ति के बाद जैसे जैसे अर्थ जो है वो डेवलप हुई होगी, तो उस टाइम जो जीव रहे होंगे वो क्या होंगे, मरे होंगे। कभी कभी जीवन जो है वो, मृत्यु जो है उसका आखिरी चरण है, कभी ना कभी उनकी फाइल सल्टी होगी। अब जब जीव मर जाता है तो हम कहते हैं कि वो मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है, हम भी जला देते हैं, उसके बाद भी ऑब्वियसली मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो जो जीव या प्राणी, अब देखो हर जीव या प्राणी का अंतिम संस्कार तो होता नहीं, हम मानव करते हैं। पुराने जो पादप या जो पक्षी रहे होंगे वो तो वही ऐसे ही मर गए होंगे और उसके ऊपर मिट्टी पे मिट्टी जमा होती गई होगी और वो धरती में नीचे नीचे दबते रहे होंगे। अब उनके मांस या ऐसी कुछ चीजें तो क्या हो गई होगी, गल गई होगी, क्योंकि मांस जो है वो धीरे धीरे बैक्टीरिया उनको सड़ा देता है। लेकिन हमारी जो स्ट्रॉन्ग चीजें हैं जैसे हड्डियां, वो क्या होती है, हमारे दांत, है ना, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग चीजें हैं, मजबूत चीजें, ये इतनी आसानी से नहीं गलती। तो ये क्या हो गई होगी, लेयर पे लेयर जब जमती गई होगी तो नीचे दफन होती गई होगी। अब जब पैलेंटोलॉजिस्ट यानी कि जो पुरातात्विक विभाग के जो वैज्ञानिक है, जिन्हें बहुत खोदने का शौक होता है ना, जमाने में कभी वो रहे होंगे, है ना, वो लोग बोलते हैं ना बहुत बातें खोद खोद के पूछता, पंचायती टाइप के, ठीक है, तो वो पंचायती टाइप के जो रहते हैं ना वो पुरातात्विक विभाग में जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो वो खोदते हैं कि ढूंढते हैं उन्हें कुछ मिल जाए, है ना। हालांकि मुझे लगता है पहले वो सोना ढूंढने निकले होंगे, लेकिन उन्हें के हाथ में जो है वो जीव लग गए तो उनकी लॉटरी लग गई। तो वो खोदते हैं तो उन्हें अर्थ की क्रस्ट में यानी कि वही मिट्टी के नीचे वो दबे हुए जीव मिल जाते हैं। वही दबे हुए जीवों के अवशेष, हम अवशेष क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा जीव नहीं है, या तो उसकी हड्डियां होंगी, कुछ पार्ट पूरी हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे या पृथ्वी की परपट्टी के नीचे जीवों के अवशेषी अंगों को, दबे हुए अवशेषी अंगों को क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, जीवाश्म, ठीक है। अब देखो जीवाश्म अलग अलग तरह से बनते हैं, मैं आपको समझाती हूँ, पहले पढ़ लेते हैं। प्राचीन समय में पृथ्वी पर रहे जीवों के अवशेष, चाहे वो अस्थियां हो, चाहे वो दांत हो, चाहे वो कवच यानी कि शेल हो, मोलस्क का जैसे प्राणियों में भाई शेल रहता है, टॉर्टोइज है उसके शेल रहता है, तो वही उनके शेल बचे होंगे। छाप हो यानी कि कोई इंप्रेशन हो, इम्प्रिंट्स हो। क्या है इंप्रेशन, कि मैंने अपना ये हाथ जो है, फिंगरप्रिंट जिसको आप कहते हैं, वो कहीं ऐसे लगा दिया तो मेरे हाथ का प्रिंट जो है, या मेरे हाथ का जो आया नहीं, ऐसे जो है निशान इस पर आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं इंप्रेशन। जैसे हम वो इंक में डुबो के थंब इंप्रेशन लगाते हैं ना, उसी टाइप का इंप्रेशन। तो कुछ नहीं तो उनका एक छाप मिल गई हो, जैसे पुरानी किसी पत्ती की, हमें ऐसी कोई मिट्टी में दब गई हो, पूरी पत्ती तो गल गई क्योंकि पत्तियों में हड्डियां तो होती नहीं है, कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ ऐसे डिजाइन्स दिख रही है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंप्रेशन बोल सकते हैं, यानी कि छाप बोल सकते हैं। समझ गए होंगे आप छाप का क्या मतलब है। या फिर मोल्ड। अब ये मोल्ड क्या है, मान लो कि वही कोई कवच वाला प्राणी रहा होगा, वो धरती पर ऐसे दब गया, ऐसा शेप का होगा मान लो, अब वो पूरा के पूरा गल गया, लेकिन क्या होता है कि कई बार इसमें कोई ऐसी चीजें आकर फंस गई, कोई केमिकल आके फंस गया, जैसे कैल्शियम फास्फोरस जो कि बहुत हार्ड होते हैं, या कोई ऐसा केमिकल आके फंस गया जिसने ऐसे गड्ढे का आकार ले लिया, लावा है ना, मैग्ना मान लो कि लावा आके यहाँ पे फंस गया, तो अब लावा तो गलेगा नहीं, वो एज इट इज रहेगा, ऊपर मिट्टी की लेयर पे लेयर, जैसे मान लो ये अर्थ है, यहाँ पे मान लो कोई एनिमल है वो ऐसे दब गया है इस शेप का, अब इस पे मिट्टी पे लेयर आती जा रही है और इसके अंदर क्या भर गया, लावा भर गया। अब ये लावा तो गलेगा नहीं,
लेयर पे लेयर जमा होती जा रही, जमा होती है। जब हम खुदाई करेंगे तो हमें लावा उस शेप का मिलाई देगा, मोल्ड जैसा मिलाई देगा। जैसे मैंने कहा कि केक के लिए हम मोल्ड काम में लेते हैं ना, जिस शेप का केक बनाना होता है उस शेप का मोल्ड हम लेके आते हैं, उस आकार का, और उसमें हमारा घोल डालते हैं। तो वैसा ही भाई एनिमल तो गल गया लेकिन उसका शेप जो है वहां पे हमें दिख रहा है कि ये ऐसा कोई एनिमल रहा होगा, तो ऐसे को हम बोलते हैं मोल्ड्स। या किसी भी रूप में अवशेष चिन्ह, कोई भी, चाहे एक दांत का टुकड़ा ही क्यों ना हो, उसके पंख का टुकड़ा ही क्यों ना हो, ये सारे ही क्या कहलाते हैं? फॉसिल्स कहलाते हैं, पूरा अवशेष कहलाते हैं, या हम कहते हैं जीवाश्म, जीव के अंश, जीवाश्म। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई क्या होते हैं जीवाश्म? हालांकि आपने पढ़े होंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि हड्डियां, दांत, कवच, मोल्ड या ये सब भी हो, पूरा के पूरा एनिमल भी मिल सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, मैमथ। जो आपने आइस एज फिल्म देखी है किसी ने, उसमें व्हाइट मैमथ बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मैमथ जो है वो अभी वाले जो हाथी हैं उनके पूर्वज रहे होंगे। अब हमें कैसे पता? तो हमें ये पता कि मैमथ जो है वो ठंडे इलाकों में रहता था, ठीक है, वहां पे मिट्टी विट्टी नहीं थी, बर्फ रहता था। तो मैमथ की कोई स्किन और बाल जो है वो बर्फ के नीचे दब गए, है ना, बर्फ के नीचे मैमथ की स्किन और बाल, व्हाइट कलर का होता है मैमथ, वही आइस एज देखी हो किसी ने, तो उसके स्किन और बाल मिले। जबकि जनरली मिट्टी में स्किन तो गल जाती है, लेकिन बर्फ में तो हम किसी भी चीज को काफी सालों तक स्टोर करके रखते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा मुर्दा घरों में क्या किए जाते हैं, जो मॉर्ग्यूज होते हैं जहाँ पे मुर्दा लोग रखे जाते हैं, वो ठंडे जगहों पे रखे जाते हैं या बर्फ के अंदर रखे जाते हैं। बर्फ के अंदर रखने से हम काफी टाइम तक उसको एज इट इज सड़ने से बचा लेते हैं। तो किसी मैमथ की स्किन और बाल जो है वो बर्फ के अंदर फंस गई थी। जब वहां पे पुरातात्विक विभाग या बर्फ गली होगी तो किसी को स्किन मिली और ये पता चला कि अभी वाले हाथी के डीएनए से काफी मैच करती है, और फिर हमें पता चला कि मैमथ कभी रहे होंगे, है ना। आइस एज किसने देखी हो तो ऐसा मत सोचना मैमथ अभी मिलते हैं, मैमथ अभी नहीं मिलते, कब के गुजर चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही किसी ने अगर डायनासोर वाली वो फिल्म देखी है, जुरासिक पार्क, फर्स्ट पार्ट, सेकंड वाली नहीं, एक तो जुरासिक वर्ल्ड है ना, एक जुरासिक पार्क है। उन्होंने काफी ऐसे जो है डायनासोर्स बनाए हमारे सामने, लेकिन क्या डायनासोर्स अभी है? नहीं। जैसे कि मैंने कहा रोड पे चलते चलते आपको कहीं दिख रहे हो, नहीं दिख रहे। लेकिन अगर आपने उस फिल्म का थोड़ा सा आगे का 5-10 मिनट का पार्ट देखा हो, नहीं देखा है तो देख लेना। देखो उसमें भी क्या होता है, उसमें बताते हैं ऐसा, हालांकि ऐसा रियलिटी नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कह रही हूँ कि उसमें ऐसा बताते हैं कि उसको क्या होता है, बर्फ के अंदर, बर्फ का एक टुकड़ा रहता है, उसके अंदर एक मच्छर मिलता है, जमा हुआ मच्छर, क्योंकि मच्छर बर्फ के अंदर था तो वो सड़ा ही नहीं। उस मच्छर के खून में, क्योंकि उस मच्छर क्या करते हैं, लोगों का खून चूसते हैं। अब उस जमाने में जब डायनासोर रहा करते थे, उस जमाने भी में मच्छर होगा, ये उस जमाने का मच्छर था, हमारा बहुत ही पुराना एंटिक मच्छर था, ठीक है। तो इस मच्छर ने डायनासोर का खून चूसा होगा, इस डायनासोर का खून चूसा, तो इसके अंदर जो खून था वो डायनासोर का था। तो उस मूवी में ऐसा बताते हैं कि ये मच्छर लाते हैं, इसका खून निकालते हैं और खून से हमें डायनासोर का डीएनए मिल जाता है, और उस डीएनए से वो इतना बड़ा जुरासिक पार्क बना लेते हैं। डीएनए की रेप्लिकेशन से उन्हें पता चल जाता है कि ऐसा रहा होगा डायनासोर, ठीक है। क्या डायनासोर थे? हाँ डायनासोर थे, ये बात सच है, क्योंकि हमें उनके फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है, उनकी हड्डियां मिली हैं। चलिए अब बात समझ में आई। फॉसिल रिकॉर्ड पृथ्वी पर जीवन के इतिहास का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। एक पुरावशेष या फॉसिल की संज्ञा पाने के लिए जीव के अवशेष का कम से कम 10,000 वर्ष पुराना होना अनिवार्य है। कि फॉसिल्स कब कहा जाएगा कि वो कम से कम कितने साल पुराना हो, 10,000 वर्ष पुराना हो उसका अवशेष, तो हम कह सकते हैं कि वो उसका फॉसिल्स है। हालांकि अब ऐसा नहीं है, हम 400-500 साल पुराने अवशेष को भी फॉसिल्स मान सकते हैं, पर वही आपकी बुक में दिया है इसलिए मैंने लिखाया है आपको, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक बात समझाती हूँ। हमारी जो पृथ्वी जब से जन्मी है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू हुआ है जब से पृथ्वी का, तब कि अगर हम बात करें तो मैं आपको एक चीज समझाती हूँ कि हमारी पृथ्वी के, जैसे हम हमारी एज को एक सालों में गिनते हैं कि हम 1 साल के हो गए, हम 2 साल के हो गए, हम 3 साल के हो गए, हम 4 साल के हो गए, ऐसे हमने भी पृथ्वी का जो है कैलेंडर बनाया हुआ है। तो हम जनरली पृथ्वी को 3
जो है वो एरा में बांटते हैं, ठीक है। एक होता है सीनोजोइक, एक होता है मीजोजोइक और एक होता है पैलियोजोइक। क्या होते हैं? सीनोजोइक, मीजोजोइक, पैलियोजोइक, ठीक है। मैंने ऐसे याद करा है, सीनो मीजो पैलो, सीनो मीजो को पैल दो, ठीक है, ऐसे याद करा हुआ है मैंने, आप भी याद कर सकते हैं। तो अब जरा सा अज्यूम करें कि मान लो जब सबसे पहली अर्थ बनी होगी तो वो सबसे अर्थ की नीचे वाली लेयर ये होगी, ये मान लेती हूं कि मैं ये पैलियोजोइक की है। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, वहां पे जो है ये एरा दिए हुए हैं और उसके पार्ट भी दिए हुए हैं, पर आपको उसके पार्ट याद नहीं रखने, आप सिर्फ ये 3 याद करिए, बाकी कोई ऐसे हेडेक वाला काम नहीं रखना है। दूसरी लेयर मतलब दूसरा ईरा जो रहा वो सीनोजोइक का रहा, सॉरी मीजोजोइक का, और तीसरा हम मान लेते हैं कि सीनोजोइक है। अब ये एक एक ईरा जो है 1000-2000 सालों का है, ठीक है। तो वही मैंने कहा, पृथ्वी पर लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर जमती जा रही है। अभी हम जहां रह रहे हैं वो कौन सा काल है? वो ये वाला काल है, सीनोजोइक काल है। अब क्या हुआ कि वही पुरातात्विक विभाग जो है वो जब खोदने गए, हम जस्ट एक एग्जाम्पल से समझते, जब खोदने गए तो हमने देखो, अब इस लेयर पे जो एनिमल मिलेंगे, इस लेयर पे जो हमें फॉसिल्स मिलेंगे या इन एनिमल्स की हड्डियां मिलेगी, वो हम कह देंगे कि भाई वो सीनोजोइक काल की है, मतलब अभी 400-500 साल पुरानी है, ठीक है। इस वाले अगर हम इस वाली लेयर पे हमें कुछ मिला, कोई जीवाश्म मिला, तो हम कह देंगे कि वो मीजोजोइक काल का है, और अगर इस वाली लेयर पे कोई जीवाश्म मिला तो हम कह देंगे कि वो पैलियोजोइक काल का है, मतलब 10,000-12,000 साल पुराना है। सबका एज है। अब आप बोलेंगे ये एज कैसे पता चलती है? ये एज पता चलती है कार्बन डेटिंग से। क्या होती है कार्बन डेटिंग? आपके सिलेबस में नहीं है, इस बस मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। देखो, कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव होता है और प्रकृति में पाया जाता है, हम में भी पाया जाता है। तो जब हम जीव जो हैं, हम में मैक्सिमम चीज़ें कार्बन की बनी हुई है, तो हम में कार्बन 14 भी होता है। तो हम जब मर जाते हैं या जिंदा रहते हैं तो भाई हम कार्बन लेते रहते हैं बाहर से, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन हम जब मर जाते हैं तो हमारे मरने के बाद हम सड़ते हैं, और सड़ते हैं तो ये जो धीरे धीरे कार्बन, आपको पता है हर रेडियो एक्टिव का एक अर्धायु काल होता है ना, हाफ लाइफ पीरियड होता है कि वो इतने साल में जो है वो आधा हो जाता है अपनी मात्रा का। तो जो कार्बन है उसका कुछ 5568 समथिंग का कुछ है, 5568 और 30 वर्ष ऊपर नीचे ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है, 30 वर्ष ऊपर नीचे भी होता है। मतलब अगर कार्बन 14 की आप जब मरे तब मात्रा अगर 10 ग्राम है, हालांकि ये 10 ग्राम में बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, तो 5568 साल बाद कार्बन की जो मात्रा है वो कितनी हो जाएगी? 5 ग्राम हो जाएगी। इसीलिए इसको अर्ध आयु काल कहते हैं, आधी हो जाएगी। फिर और उससे 5500 के बाद और आधी, मतलब 2.5 हो जाएगी, ऐसे घटती रहती है। तो हम ये कार्बन की मात्रा देखकर बता सकते हैं कि वो एनिमल कितना पुराना है। भाई अगर हमें जो एनिमल मिला है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें वो एनिमल मिला है उसमें 5 ग्राम मात्रा है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसको 5568 साल हो चुके हैं, क्योंकि 10 से 5 पे तो ये तभी पहुंचा होगा, ठीक है। ऐसे बहुत लंबी टेक्निक है, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में समझा रही हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमने इसी तरह अर्थ की जो लेयर्स है उनको भी बांट रखा है, समय काल को बांट रखा है। अब क्या हुआ कि हमें जो डायनासोर है, हम डायनासोर को ही एग्जांपल लेकर चलेंगे, हमें जो एक डायनासोर की जो हड्डियां हैं, देखो लिविंग कोई मांस वास नहीं मिला, हमें डायनासोर की हड्डियां ही मिली। तो ऐसा कुछ हमें जो है जीवाश्म मिला डायनासोर का। अब ये जो डायनासोर का जीवाश्म है, सबसे पहला वाला जो डायनासोर है वो टेरियोसोरस था शायद, है ना, अगर मैं सही हूं, नहीं सॉरी ब्रैंकियोसोरस लिख दूं क्या मैं यहाँ पे? ब्रैंकियोसोरस था। हम सिर्फ एग्जाम्पल, हालांकि ब्रैंकियोसोरस सबसे पहला था लेकिन वो पैलियोजोइक काल का था, ये मैं नहीं बता रही, मैं सिर्फ आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो हमें क्या हुआ, पैलियोजोइक वाली लेयर में
डायनासोर का एक फॉसिल मिला, तो हमने ये कहा कि ये डायनासोर जो है वो सबसे पुराना है। फिर हमें कुछ ऊपर वाली लेयर पे, अगर इस वाली लेयर पे कुछ मिला है, तो इस वाली लेयर पे मान लो हमें ऐसा वाला कोई डायनासोर मिला जिस पे ऐसी प्लेट्स थी, जिसको स्टेगोसोरस भी कहते हैं। सबने डायनासोर वाली मूवी देखी हो कभी, तो इस पे ऐसी प्लेट्स लगी होती है, इसको स्टेगोसोरस बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में नाम दिए हुए हैं, ठीक है, स्टेगोसोरस बोलते हैं। तो जब स्टेगोसोरस का फॉसिल मिला और हमने उसकी कार्बन डेटिंग की, तो उससे हमें पता चला कि वो मीजोजोइक काल में रहा होगा, क्योंकि वो अर्थ की इधर वाली लेयर पे मिला। उससे नीचे वाली पे मिला होगा तो वो और पुराना होगा, उससे नीचे वाली पे मिला होगा तो और पुराना होगा। इन सबको भी बहुत सारे कैटेगरी में बांटते हैं, मैंने जैसे अभी कहा पीरियड्स में, लेकिन हमें वो ज्यादा देखना नहीं है। अब अगर हमें कोई यहां मिला है जीवाश्म, सबसे एडवांस वाला जो है वो शायद टेरोसोरस है ना, टेरोसोरस वाला मिला है। तो भाई टेरोसोरस यहाँ पे मिला, तो हमें ये पता चला कि टेरोसोरस सबसे विकसित प्रकार का डायनासोर था और ये ब्रैंकियोसोरस सबसे लेस, यानी कि सबसे नीचे वाला डायनासोर था। हड्डियां मिली हमें इनकी, तो इससे हमें पता चला कि कौन कितना पुराना है और कौन कब रहा होगा। ठीक है, तो डायनासोर का इतिहास हमें ऐसे पता चलता है कि हम जब लेयर्स खोदते हैं तो जिस लेयर्स में हमें मिलता है, सॉइल की जिस परत में मिलता है, उसके हिसाब से हम पता लगा लेते हैं कि इतने साल। जैसे हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो संस्कृतियों के अवशेष हैं वो खुदाई में बहुत नीचे मिले, तो हमने ये कहा कि भाई वो 200-300 साल पुराने हैं। ठीक है, हालांकि मुझे याद नहीं है, सोशल भूल गई हूँ मैं कि वो कितने साल पुराने हैं, तो इस पे जरा ध्यान न दे। जस्ट एक एग्जाम्पल ले कि वहां पे जब हमने जितनी गहराई में हम गए उससे हमें पता चल जाता है कि वो कितना पुराना है। ठीक है, ये जस्ट एक वो था। तो ऐसे हमें डायनासोर के अवशेष मिले, तो हमें पता चला कि डायनासोर कभी रहा करते थे और कौन कौन से टाइप के थे। उनके स्केलेटन से हमें पता चला कि भाई उसके पास ऐसी प्लेट्स थी या इसके पास कोई प्लेट नहीं थी। एक उड़ने वाले भी हैं जिसको शायद टेरियोसोरस कहते हैं, है ना, उड़ने वाले डायनासोर। मूवी सबने देखी है डायनासोर वाली, आई थिंक सो, तो वो समझ गए होंगे। तो हमें इस तरह से पता चलता है कि कोई कितना क्यों पुराना है और कब रहा होगा। ऐसा ही एक जीवाश्म हमें मिला है जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिस। क्या है ये आर्कियोप्टेरिस? जो क्लास 11th के बच्चे हैं उनको मैंने बताया है अभी अभी थोड़ी दिन पहले ही। आपने अगर क्लास 11th पढ़ी है तो आपको, मुझसे पढ़ी है तो बताया होगा, बाकी पता नहीं। तो आर्कियोप्टेरिस क्या है? आर्कियोप्टेरिस जो है वो रेप्टाइल्स यानी कि रेप्टिलिया और बर्ड्स यानी कि एविस, जिसको हम पक्षी वर्ग कहते हैं, उनके बीच की कनेक्टिव लिंक माना जाता है, संयोजक कड़ी माना जाता है। ये हमारे पास जिंदा नहीं है, ये जीवाश्म है। हमें इसका क्या मिला है? हड्डियां मिली हैं सिर्फ। अभी बताऊंगी मैं आपको इसका डायग्राम। इसका सिर्फ हमें क्या मिला है? जीवाश्म मिला है। लेकिन इसके बहुत से कैरेक्टर जो हैं वो कुछ रेप्टाइल से मिलते हैं, यानी कि जो रेंगने वाले जंतु हैं उनसे मिलते हैं, और कुछ कैरेक्टर जो है वो पक्षियों से मिलते हैं। तो हमें ये पता चला कि भाई इसीलिए हम कहते हैं कि जो रेप्टाइल्स हैं उनके बाद क्या आए होंगे? पक्षी आए होंगे। ऐसे ही सबके कनेक्टिव लिंक है हमारे पास। जब हम मिसिंग लिंक्स पढ़ेंगे अभी थोड़े दिन, मतलब इसी के साथ, तब आपको बताएंगे किसके किसके लिंक्स हैं हमारे पास। सबके लिंक है हमारे पास, सारे हमें पढ़ने नहीं है, लेकिन एक दो एग्जांपल हम देख लेंगे कि चिंपांजी और हमारे बीच कभी उनको कुछ ह्यूमंस की हड्डियां मिली है जो ये बताते हैं कि हम ऐसे पहले चला करते थे, है ना, और फिर धीरे धीरे हम सीधे हुए। ये सब हमारे पास फॉसिल्स है, उसके बेस पर हम बताते हैं कि कौन कैसे क्या रहा होगा। डायनासोर भी कहानियां हैं, हालांकि अब डायनासोर जिंदा नहीं है ना, उस मूवी की तरह किसी ने डायनासोर बना दिया है। तो जो आजकल अमिताभ बच्चन का वो निकला है ना, ज्ञान जहां से मिले बटोर लो लेकिन थोड़ा टटोल लो, है ना, कौन बनेगा करोड़पति। तो भाई मूवी देख देख के दीवाने ना हो, हमारे पास कोई डायनासोर नहीं है, हमारे पास सिर्फ फॉसिल्स है। आर्कियोप्टेरिस का भी फॉसिल्स है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने उसकी हड्डियां देखकर एक मॉडल बनाया हुआ है जो शायद आपको स्कूल लैब में मिल सकता है। हमारी स्कूल लैब में भी उसका मॉडल था कि ऐसा दिखता होगा, ऐसा उन्होंने उन हड्डियों को देखकर पता लगा। अभी मैं आपको बताती हूँ उसका फोटोग्राफ। ये देखिए, ये मिला है हमें जमीन के अंदर। ठीक है, ये है आर्कियोप्टेरिस। हाँ, जिंदा नहीं मिला है हमें, नहीं उसका कुछ मिला है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये इसके जो है, ये इसके नाखून हैं, ठीक है, ये इसके पैर हैं, ये इसका पसलियां हैं,
ये जो है इसका मुख है चिब्बा सा, ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ इसके ऊपर आन पड़ा हो और ये ऐसे हो गया हो। तो ये इसका मुंह है, यहाँ पे ऐसा हमें मिला है। और इसकी हाथों से, पैरों से, हड्डियों से हमने ये पता लगाया है कि इसमें कुछ कैरेक्टर पक्षियों के थे और कुछ कैरेक्टर जो है वो रेप्टाइल्स के थे। क्या क्या थे जरा एक बार हम देख लेते हैं। देखो, जब हम आर्कियोप्टेरिस को देखते हैं, ये आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, डायनासोर और आर्कियोप्टेरिस की कहानी आपको लिखनी है, ऐसे मैम टाइम पास नहीं कर रही हैं, ठीक है। आपकी बुक में एनसीईआरटी, जैसे कि मैंने कहा ओरिजिनल एनसीईआरटी, भाई रेफरेंस बुक की बात नहीं कर रही, उसमें कुछ नहीं मिलेगा तो आप लिख लो। मैंने 11th वालों को भी बताया कि क्या क्या कैरेक्टर है, हालांकि उनके सिलेबस में नहीं है। देखो, उसमें रेप्टाइल्स के कैरेक्टर क्या थे, रेप्टीलिया के, और पक्षियों के क्या कैरेक्टर थे वो देख लेते हैं। अच्छा, ये बात तो आपको समझ में आ गई। आप अब सोच रहे होंगे कि भाई क्यों रेप्टाइल से ही पक्षी हुए, पक्षी से भी तो रेप्टाइल हो सकते थे। तो भाई जो एडवांस होता है, पहले वाले से अगर कोई नई चीज बनी है तो उसमें पहले वाले कैरेक्टर कम होंगे ना। ये बात तो समझ में आती है ना कि पहले वाले से कोई नई चीज बनी है तो उस नई चीज में पहले वाले के कुछ ही कैरेक्टर होंगे। तो हमें पक्षियों में, यानी कि पक्षियों के कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो रेप्टाइल से कुछ कुछ मिलते हैं, जैसा कि आर्कियोप्टेरिस में है। आर्कियोप्टेरिस के कुछ कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल से मिलते हैं, मतलब रेप्टाइल्स पुराने हैं और पक्षी एडवांस हैं, ठीक है। इसीलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि पक्षी से रेप्टाइल्स मिले, क्योंकि पक्षियों में अभी भी हमें कुछ कैरेक्टर मिलते हैं जो ये बताते हैं कि वो रेप्टाइल से आए हैं। जैसे वही क्लास 11th कि उनके जो पैर हैं पक्षियों में, अभी वाले पक्षियों की बात कर रही हूँ, उनके जो पैर हैं उसमें स्केल्स पाए जाते हैं, शल्क पाए जाते हैं। ये शल्क कैरेक्टर किसका है, रेप्टाइल्स का है। तो सिर्फ रेप्टाइल्स का एक कैरेक्टर जो है हमें पक्षियों में मिलता है और पक्षियों का कोई भी कैरेक्टर रेप्टाइल्स में नहीं है। इसका मतलब रेप्टाइल्स पहले आए होंगे, इसलिए उनका एक कैरेक्टर पक्षियों में हमें मिल रहा है, बचा कुचा, ठीक है। चलिए, पहली चीज कि जो आर्कियोप्टेरिस था उसके पास चोंच में दांत थे और अभी वाले जो हम पक्षी देखते हैं उनकी चोंच में दांत नहीं होते, सिर्फ क्या होती है, चोंच होती है। और रेप्टाइल्स में चोंच नहीं थी। तो यहाँ पे रेप्टाइल्स में चोंच नहीं थी, चोंच किस में होती है, पक्षियों में। तो ये तो कैरेक्टर हो गया पक्षियों का। लेकिन चोंच में दांत होना रेप्टाइल्स का कैरेक्टर है कि दांत जो थे वो किस में थे, रेप्टाइल्स में थे, उनमें चोंच नहीं थी। तो ये हमें बताता है कि रेप्टाइल्स से धीरे धीरे पक्षी बन रहा है। दूसरा क्या कैरेक्टर है, इसकी बॉडी पर, आर्कियोप्टेरिस की बॉडी पर हमें शल्क मिले, मैक्सिमम बॉडी पर। अभी वाले पक्षियों की तो सिर्फ पैरों पर शल्क है, लेकिन आर्कियोप्टेरिस की पूरी बॉडी पर स्केल्स थे। ये किसका कैरेक्टर है, उसकी बताता है रेप्टाइल्स का। तो ये कहता है कि वो पहले क्या रहा होगा, रेप्टाइल्स। पक्षियों के कैरेक्टर क्या है, पंख होना। तो भाई उसमें पंख थे आर्कियोप्टेरिस में, विंग्स थे, उसके जो फोरलिम्स थे, फोरलिम्स समझते हैं, आगे के जो हमारे लिम्ब है, हाथ है, जिसको हम हाथ कहते हैं, हालांकि साइंस में उसे लिम्ब ही कहते हैं, चाहे फोरलिम्ब हो चाहे हिंड लिम्ब हो, ठीक है। अग्रपाद पश्चपाद, तो अग्रपाद जो है वो पंखों में रूपांतरित हो गई। ये पक्षियों का कैरेक्टर था आर्कियोप्टेरिस में। इनके पास बोन जो थी, जो स्टर्नम था, पक्षियों के कैरेक्टर याद होंगे तो ही काम होगा, और वो क्लास 11th में अभी एनिमल किंगडम पढ़ाया है, मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है। अब क्लास 11th आपने कितनी पढ़ी और कितनी याद है ये आपकी श्रद्धा है। पक्षियों का जो स्टर्नम था वो ऐसा तीखा था, वाई शेप, ताकि वो आसानी से जो है वो हवा को चीर कर तैर सके। और धारा रेखित शरीर था, ये भी आर्कियोप्टेरिस में है, ठीक है। इनके पास, पक्षियों के पास जो बोन होती है वो न्यूमेटिक बोन होती है। अब ये न्यूमेटिक क्या होता है, खोखली होती है। कि पक्षियों के पास जो बोन होती है ना वो टनल लाइक होती है, बीच में होल होता है, ताकि वो हवा में जब उड़े तो उनकी बोन जो है वो लाइट रहे और हवा रहे उसके अंदर और वो आसानी से उड़ पाए। लेकिन आर्कियोप्टेरिस की बोन न्यूमेटिक नहीं थी, आर्कियोप्टेरिस की बोन ठोस थी, सॉलिड थी, जो कि किसका कैरेक्टर है,
रेप्टाइल्स का। ठीक है, ऐसे और भी कैरेक्टर हैं, हम 2-4 लिख रहे हैं ताकि हमारे समझ में आ जाए। और उसके जो नेल्स थे, अभी अगर आपने वो देखा हो, फिर से आपको ले जाते हैं, ये देखिए इसके क्लोव्स देखिए आप, यहाँ पे फिंगर्स देखिए, और नहीं तो आप नेट पे सर्च कर लेना, यहाँ पे अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो नेट पर सर्च कर लेना कि उसके क्या थे, नाखून थे, जैसे कि रेप्टाइल्स में होते हैं। पक्षियों में ऐसे नाखून नहीं होते। तो इनमें जो नेल स्ट्रक्चर था, मतलब जो नखर थे, वो कैसे थे, रेप्टाइल्स जैसे थे, पक्षियों जैसे नहीं थे। ये भी एक कैरेक्टर था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर थे। और ये कहा जाता है कि वो उसकी जो ओवरी है, पक्षियों में एक ही ओवरी होती है, लेकिन इसमें आर्कियोप्टेरिस में 2 ओवरियाँ थी, जो कि रेप्टाइल्स में होती है। ठीक है, ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स की वजह से हमें पता चला कि कोई आर्कियोप्टेरिस इनके बीच रहा होगा। मतलब जब रेप्टाइल्स से पक्षी बने होंगे तो एक ऐसा जीव उत्पन्न हुआ होगा जो दोनों इनके बीच का रहा होगा, जिसको हमने आर्कियोप्टेरिस कहा। ठीक है, और वो कुछ ऐसा दिखता होगा। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, अगर आप मतलब मॉडल ही है इसका, एनिमल तो हमारे पास है नहीं क्योंकि मर चुका है, मिसिंग लिंक है ये। ठीक है, तो समझे क्या होते हैं फॉसिल्स। तो इन फॉसिल्स की हेल्प से हमें पता चलता है कि विकास हुआ है, कि रेप्टिलिया से पक्षी बने हैं, और ऐसे ही डायनासोर भी रहे होंगे। और डायनासोर का अगर आप अब छोटा रूप देखना चाहते हैं तो आपको गिरगिट दिखेंगे, है ना, वेरेनस दिखेगा। वेरेनस होता है ना गोह, जो काफ़ी बड़ा होता है, मतलब अब कैमरे में तो मैं क्या ही बताऊं, है ना, गोह होता है जो रेगिस्तान इलाकों में रहता है, वो भी आपको डायनासोर जैसा दिखेगा। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी लिजार्ड होती है, मॉनिटर लिजार्ड, गिला लिजार्ड, ये सब आपने 11th में फोटोज़ देखे होंगे, और नहीं तो मेरी क्लास में देख लेना जाके। तो वो सब जो है वो हमें बताते हैं कि ये हो सकता है डायनासोर से जन्मे हो, लेकिन उनका साइज जो है वो छोटा हो गया। गिरगिट आपको लगता होगा कि अगर ये गिरगिट इतना बड़ा होता तो ज़रूर डायनासोर जैसा लगता है ना। तो ये विकास के ये फॉसिल्स हैं जो हमें बताते हैं कि विकास हुआ है। तो इसी के साथ आज का हमारा जो एक टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो एविडेंस है विकास के, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए हमारे वीडियो लेक्चर का, और जल्दी से एक मस्त वाला लाइक और कमेंट कर दीजिए।